Hello and welcome to everyone. Me Amit Mishra. Jai Hind to all of you. So today we are going to for the French Revolution. In last video we have talked about to the condition of the France and status of the France and about to the king and citizens and how the people have sat down on tennis court for the protest. तो आज हम बात करेंगे कि फ्रांस कैसे कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बना, क्योंकि टेनिस कोर्ट पे लोग धरने पे बैठे थे जिसे राजा ने मान्यता दी। तो नेशनल असेंबली ने कंप्लीट किया ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन का 1791 में। इसका मेन ऑब्जेक्ट क्या था कि जो पावर है राजा की उसको स्थिर करना या सीमित करना, और पावर इनकी जगह पे एक पर्सन के हाथ से हटा के वो डिफरेंट इंस्टीट्यूशन में दे दी जाए, जैसे लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, और फ्रांस को एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बनाया जाए। अब देखिए किस तरह से वहाँ का नया पॉलिटिकल सिस्टम वर्क करता था। अब जुडिशरी के लिए भी एक्टिव सिटीजन वोट करते थे, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर मतलब नेशनल असेंबली, और नेशनल असेंबली को इनडायरेक्टली इलेक्ट किया जाता था। और यहाँ पे टोटल कंट्रोल जो था वो राजा के हाथों से आके नेशनल असेंबली के हाथ में आ गया। अब इसमें किस तरह से चीज़ें हुई आप ये देखिए कि 1791 में जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो नेशनल असेंबली के लिए लॉज बनाता था जो कि इनडायरेक्टली इलेक्ट किए जाती थी, और सिटीजन जो वोट करते थे इसके लिए वो इलेक्टर्स को चुनते थे जो कि असेंबली बनाते थे। सारे सिटीजन्स को ये अधिकार नहीं थे राइट टू वोट के, केवल मैन जिनकी उम्र 25 साल से ज़्यादा हो और जो टैक्सेस पे करते हो या लगभग 3 दिन की सैलरी एक लेबर की वेज के बराबर हो, उनको स्टेटस दिया था एक्टिव सिटीजन का, और वही वोट कर सकते थे। और बाकी जो मैन एंड वुमेन थे उनको पैसिव सिटीजन कहा गया, और इलेक्टोरल के लिए क्वालिफाई करने के लिए मेंबर ऑफ असेंबली बनने की ज़रूरत होती थी, और जो असेंबली का मेंबर होता था वो हाईएस्ट टैक्स पेयर होता था। तो किस तरह से कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की डिज़ाइन की गई, एक बार फिर से देखिए कि ताकत का बंटवारा किया गया लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी में। अब जो इनडायरेक्टली इलेक्ट किए जाते थे नेशनल असेंबली के लिए लोग, वही इलेक्टर्स होते थे जो नेशनल असेंबली को चुनते थे। सारे सिटीजन नेशनल असेंबली के पार्ट नहीं होते थे, सबको राइट टू वोट नहीं मिलता था। जिनकी एज 25 साल हो और साथ ही साथ वो टैक्स पे करते हो जो कि 3 दिन की लेबर की वेज के बराबर हो, उनको एक्टिव सिटीजन कहा गया, और बाकी सबको पैसिव सिटीजन कहा गया। और इसमें जो राजा की ताकत थी वो नेशनल असेंबली के हाथों में थी। तो यहाँ तक आई होप आपको समझ में आया होगा। अब आगे हम बढ़ते हैं, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेरेशन के साथ शुरू हुआ, जिसमें राइट ऑफ मैन एंड सिटीजन, राइट जैसे राइट टू लाइफ, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ ओपिनियन, इक्वलिटी बिफोर लॉ, ये सब चीज़ें एस्टैब्लिश किए गए। और हर ह्यूमन बीइंग जो बर्थ के आधार पे था उसको सारी सुख सुविधाएं हटाई गई, और सारे लोगों का ये ड्यूटी था कि देश के एक्टिव सिटीजन्स या जितने भी पैसिव सिटीजन हैं सबके राइट्स को इक्वली सम्मान दें। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम। फ्रेंच अबॉलिश मोनार्की एंड बिकम्स अ रिपब्लिक। अब ये सिचुएशन जो फ्रांस में थी, लगभग लुइस 16 ने जो कॉन्स्टिट्यूशन पे दस्तखत किया और उसके बाद भी वो सीक्रेट नेगोशिएशन में था प्रूशिया के साथ कि किसी तरह से आप आइए और फ्रांस पे हमला कीजिए, नेशनल असेंबली को भंग कर दीजिए और सारी पावर वापस मेरे हाथों में दे दीजिए। अब ये उसकी जो उम्मीद थी या जो उसका सीक्रेट नेगोशिएशन था, ये परवान चढ़ता या आगे बढ़ता उससे पहले ही नेशनल असेंबली ने अप्रैल 1792 में प्रूशिया और ऑस्ट्रिया के खिलाफ वॉर छेड़ दिया। अब ये वॉर जो था केवल किसी एक व्यक्ति के खिलाफ नहीं था, ये किंग और एरिस्टोक्रेसी के खिलाफ था, मतलब राजा और उनके लोगों के खिलाफ था। उस समय पैट्रियोटिक सॉन्ग गाए गए, मार्शलीज जो कि पोएट रॉजर डीएसल ने बनाया था, और ये फर्स्ट टाइम वॉलंटियर किया गया। अब रेवोल्यूशनरी वॉर्स जो था वो इकोनॉमिक डिफ़िकल्टीज़ भी लोगों के लाइफ में लेके आया। अब जो मैन थे वो फाइटिंग करते थे फ्रंट पे, और वुमेन
घर के बाकी सारे काम करती थी। एक लार्ज सेक्शन जो पॉपुलेशन का था वो रेवोल्यूशन में लगा हुआ था, जो आगे 1791 में पॉलिटिकल राइट्स जो केवल रिचर सेक्शंस को मिले थे उसके खिलाफ भी पॉलिटिकल क्लब्स बनाए जाने लगे, जिसमें थे मेंबर सबसे इंपॉर्टेंट थे जैकोबिन क्लब। अब सबसे बात इंपॉर्टेंट आती है जैकोबिन क्लब क्या है। जैकोबिन क्लब ऐसे क्लब होते थे जो सीक्रेट सोसाइटी हुआ करती थी रेवोल्यूशनरीज की, कि फ्रांस में आगे हम किस तरह से अपने काम को आगे बढ़ाएं ये डिसाइड क्या करती थी। तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो लीडर था जैकोबिन क्लब का वो था मैक्सिमिलियन रॉबिस्पियर का। और मैक्सिमिलियन रॉबिस्पियर वो लंबी सिलाई की हुई पैंट पहनता था, ट्राउज़र पहनता था, और जो कि डॉक वर्कर्स की तरह होती थी जो पोर्ट्स पे काम करते हैं। वो स्पेशली नोबल्स जो पहले घुटने तक पैंट पहनते थे उनके अगेंस्ट था ये। अब यहाँ पे एक तरह से राजा की पावर ख़त्म हुई और जो पावर थी वो नी ब्रीचेस के पास आ गई, मतलब जो घुटने तक पैंट पहनते थे। अब जैकोबिन जो थे वो सन क्लाटर्स के नाम से जाने गए, जिसका मतलब है कि दोज विदाउट नी ब्रीच, जो नोबल्स थे वो घुटने तक पैंट पहनते थे, और जो जैकोबिन के लोग थे वो फुल पैंट पहनते थे। अब 1792 समर में जैकोबिन ने एक इंस्योरेशन प्लान किया कि जिसमें सारे पेरिस के लोग एग्री हो गए और शॉर्ट सप्लाईज और हाई प्राइजेज ऑफ फूड के खिलाफ। अगस्त मॉर्निंग में पैलेस पहुँचे, वहाँ पे उन्होंने किंग के गार्ड और सबको मार दिया। बाद में असेंबली ने रॉयल फैमिली के खिलाफ इम्प्रिजन अनाउंस किया, इलेक्शंस हुए। अब सारे व्यक्ति जो 21 साल के ऊपर थे वो सारे लोग वोट दे सकते थे बिना किसी वेल्थ के। अब नई इलेक्टेड असेंबली जो थी उसे कन्वेंशन कहा गया, और 21 सितंबर 1792 को मोनार्की एबॉलिश्ड हुई और फ्रांस को रिपब्लिक अनाउंस किया गया। और आपको मालूम है रिपब्लिक का मतलब होता है द हेड ऑफ द स्टेट इज़ इलेक्टेड बाय द पीपल। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब लुइस 16 को मौत की सज़ा मिली गई कोर्ट के द्वारा, उसको राजद्रोह का दोषी पाया गया, और 21 जनवरी 1793 में उसको पब्लिकली एग्जीक्यूटेड कर दिया गया पैलेस कॉनकॉर्ड में। और क्वीन मैरी एंटोनी को भी सेम सज़ा मिली। तो यहाँ तक कहानी थी। अब इसके आगे की बात पढ़ते हैं, द रीजन ऑफ टेरर। जैसा आप जानते हैं कि कहीं पे भी अगर एक सेंट्रलाइज प्रशासन गिरता है तो उसके बाद एक अफरा तफरी सा माहौल हो जाता है। तो यही था रीजन ऑफ टेरर जो 1793 से 1794 तक चला। इसमें मैक्सिमिलियन रॉबिस्पियर जो जैकोबिन क्लब का था वो सत्ता में आया, और उसने एक सीवियर कंट्रोल और पनिशमेंट अपनाया, जिसमें जो लोग राजा के साथ थे उनको वो दंड देना शुरू किया, उनके प्रॉपर्टीज़ को पजेस करना शुरू किया। और उसने एक नया मेजरमेंट निकाला था, जिलेटाइन ब्लेड। गिलेटाइन ब्लेड में क्या होता था कि एक लकड़ी का सांचा जैसे होता था, आप गर्दन ऐसे झुकाते थे, ऊपर से एक आरी या ब्लेड आता था, आपकी गर्दन काट के चला जाता था। ये स्पेशली उन लोगों के लिए था जो देश में अराजकता फैला रहे थे। लेकिन मैक्सिमिलियन रॉबिस्पियर ने इसका गलत इस्तेमाल किया, और जो लोग राजा के सपोर्टर्स थे उनको मारने का काम किया, और जो उसके विरोधी थे। अब रॉबिस्पियर गवर्नमेंट ने मैक्सिमम सीलिंग ऑन वेजेस एंड प्राइजेस लगा दिया। मीट और ब्रेड रेशन कर दिया, मतलब कम कर दिया। पीजेंट को फोर्स कर दिया गया ट्रांसपोर्ट करने में ग्रेन सिटीज़ में, और प्राइस फिक्स कर दिए गए गवर्नमेंट के द्वारा। ये मोर एक्सपेंसिव वाइट फ्लोर छुपा दिया गया, जो सिटीजन्स जो रिक्वायर होते थे उन्हीं को मिलता था। एक लोफ जो ब्रेड का होता था वो भी बड़ी मुश्किल से लोगों को मिलता था। अब ट्रेडिशनल जो रूल्स एंड रेगुलेशंस थे उसको मैक्सिमिलियन रॉबिस्पियर ने हटा दिया, और बड़े पैमाने पे जैकोबिन गवर्नमेंट का विरोध होने लगा। और इसी के बाद नेशनल रिपब्लिक या नेशनल असेंबली या जैकोबिन नेशनल असेंबली ने एक इंक्वायरी की मैक्सिमिलियन रॉबिस्पियर के खिलाफ, और उसको पाया गिल्टी, और उसी जिलेटाइन ब्लेड पे उसको भी कट कर दिया गया।
अब आगे बढ़ते हैं डायरेक्टरी रूल्स फ्रांस में। अब जैकोबिन गवर्नमेंट गिरने के साथ सारे जो वेल्दियर मिडिल क्लास के लोग थे उन्होंने पावर को अपने हाथ में ले लिया। एक नया संविधान इंट्रोड्यूस किया गया जिसमें नॉन प्रॉपर्टीफाइड सेक्शन ऑफ सोसाइटी को वोट देने का अधिकार नहीं था। इसमें केवल 2 इलेक्टेड काउंसिल लेजिस्लेटिव के थे जो एक डायरेक्टरी अपॉइंट करेंगे, एक एग्जीक्यूटिव बनेगा जिसमें 5 मेंबर्स होंगे। इसका मतलब ये कि सेफ गार्ड होंगे ये अगेंस्ट कंसंट्रेशन ऑफ पावर इन वन मैन। तो ये डायरेक्टर्स जो थे कई बार लेजिस्लेटिव काउंसिल से उनका क्लैश भी होता था और वो सोचते थे इनको हटाने के लिए, लेकिन पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जो थी डायरेक्टरी को मिलिट्री डिक्टेटर के रूप में आगे ले गई जिसका हेड बना नेपोलियन बोनापार्टे। तो ये चेंजेस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हुए, आइडिया ऑफ फ्रीडम और इक्वलिटी बिफोर द लॉ एंड फ्रेटर्निटी, ये सारे लोग इन एस्पायरिंग आइडियल्स बने जिसने पॉलिटिकल मूवमेंट्स को फ्रांस के आगे बढ़ाया और फ्रांस ही नहीं यूरोप के आगे के देशों के लिए भी एक नज़ीर बना या उदाहरण बना। तो फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स, हमने आज क्या क्या डिस्कस किया, हमने एक बार सम अप कर लेते हैं। हमने क्या डिस्कस किया? हमने डिस्कस किया कि नेपोलियन बोनापार्टे ने कॉन्स्टिट्यूशन पे दस्तखत किए जिसकी वजह से एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बनी जिसमें लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी अपॉइंट किए गए और सो ऑन। आगे मैक्सिमिलियन रॉबिस्पियर से लेके सारी चीज़ें हुई और एक डायरेक्टरी इस्टेब्लिश की गई जिसमें नेपोलियन बोनापार्टे आगे आया। अब इसके बाद नेक्स्ट पार्ट में हम बात करेंगे द राइज ऑफ नेपोलियन बोनापार्टे। तो स्टे विथ मी। जय हिंद।